सभी को सप्रेम नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो एवरीवन, जय हिंद और जोहार। और आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो क्लास में। और जहां पर आज हम लोग देखने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ये हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी का या ह्यूमन एनाटॉमी का ये अंतिम अध्याय है। और अब तक हमने डाइजेस्टिव सिस्टम से शुरू होते हुए हमने लास्ट इंडोक्राइन सिस्टम को देख लिया है। तो चलिए मित्रों, बिना किसी अतिरिक्त समय के जाया करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, अब हम प्रजनन जो सिस्टम है, प्रजनन तंत्र है या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये अपने आप में बड़ा चैप्टर है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखना है, बल्कि आपको फीमेल के बारे में भी देखना है। दूसरी बात, हम लोग प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में, जब हम लोग प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जब प्लांट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग एनिमल्स या फिर ह्यूमंस की बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग अभी बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है कि आखिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या। और उससे पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है कि आखिर रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली ये जो रिप्रोडक्शन है बेसिकली ये जो रिप्रोडक्शन है, इसका मतलब ही होता है कि रिप्रोड्यूस करना। ठीक है। प्रोडक्शन में ये लग गया है री, यानी मतलब री मतलब उसमें फिर कितने ही बार आ सकता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी किसी भी स्पीसीज के द्वारा। ठीक है। अपने लिए ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं अपनी अगली पीढ़ी को प्रोड्यूस करना। ठीक है, प्रजनन करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक। और अब जाहिर सी बात है, जिस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ऑर्गन हुआ करते थे, ठीक, स्केलेटल सिस्टम में हमारा पूरा स्केलेटल हुआ करता था, ठीक उसी प्रकार से रिप्रोडक्शन में भी जो ऑर्गन जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, जो भी ऑर्गन, जो भी अंग इस रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिनके वजह से रिप्रोडक्शन संभव हो पाता है, और उन सभी ऑर्गन के बारे भी हम लोग देखेंगे। उन सभी ऑर्गन को हम लोग करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, प्रजनन अंग, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है। और दो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है रिप्रोडक्शन का। पहली बात तो ये है कि देखिए, आप खुद सोचिए, मानव जाति यदि रिप्रोड्यूस नहीं करे तो आपको लगता है कि मानव जाति की जो अस्तित्व वो क्या रह पाएगा। यही कारण होता है कि जो बहुत सारे जो ऐसे स्पीसीज हैं, ये स्पेशली खासकर आपको देखिएगा वाइल्ड लाइफ में, आप जाइएगा, कोई बर्ड्स हो गया, कोई एनिमल्स हो गया, जिनकी जो जनसंख्या विलुप्त के कगार पर है, उन्हें हम बचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो जितनी प्रजनन होना चाहिए था वो समय के साथ इतना हुआ नहीं, बल्कि उनका और ह्रास हो गया। दैट्स वाई ये जरूरी है, क्यों, सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज के लिए, किसी भी प्रजाति के लिए, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, स्पेसिस में सब कुछ आ जाएगा, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ताकि वो सस्टेन कर सके अपना अस्तित्व। ठीक है, धरती पर बनाए रख सके, उसके लिए जरूरी है। दूसरा, इस दौरान क्या होता है कि इसमें जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन से ही हमारा रिप्रोडक्शन संभव हो पाता है। और इसमें भी क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट किया जाता है, यानी डीएनए हम कॉपी होता है, या फिर वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वो ट्रांसफर होती है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हमने देख लिया। एक बुक हमेशा पूछा जाता है सवाल, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये बुक लिखने वाले हैं चार्ल्स डार्विन। ठीक है। अब और एक फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है कि जितना ऑर्गेनिज्म सिंपल होगा, ठीक है, जितना ऑर्गेनिज्म सिंपल होगा, उतना ही उनका रिप्रोडक्शन रेट ज्यादा होगा। यानी सिंप्लिसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है प्रोडक्शन रेट से। ये कैसे, इसको एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। ठीक है। आपके आसपास से देखा होगा कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो आपने कभी देखा है, जितने छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो एक दो मिलेंगे नहीं, वो बहुत बहुलता में मिलते हैं। या फिर कोई खाना आपने, अभी जैसे बरसात का दिन है, बारिश का दिन है, ठीक है, धूप नहीं निकल रहा है, कोई भी खाना जल्दी खराब हो जाता है, तो उसमें क्या आपको एक कीड़ा दिखता है? आप उसको यदि कुछ देर छोड़ देते हो, कुछ दिन छोड़ दोगे, तो क्या आप उसको उसमें एक कीड़े, एक
बैक्टीरिया दिखेगा नहीं, बहुत सारे आपको उसमें दिखेंगे, छोटे छोटे सफेद सफेद उसमें आ जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि दे आर द सिंपल ऑर्गेनिज्म एंड दैट्स व्हाई दे आर एबल टू प्रोड्यूस इन न्यूमरस, मतलब वो नंबर में, बहुता में उनका जो प्रोडक्शन होता है। लेकिन वहीं जैसे जैसे उनकी सिंप्लिसिटी कम होती जाती है और वो जिससे जिससे कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, उनका जो रिप्रोडक्शन रेट है वो भी कम हो जाता है। जैसे इंसान, इंसान क्या, मतलब ऐसा तो नहीं हो एक दिन या कुछ घंटे या कुछ दिन या कुछ महीने में रिप्रोड्यूस कर लेगा, नहीं कर पाएगा। उसके लिए प्रॉपर उसको 9 महीना चाहिए। क्योंकि हमारा जो इंसानी शरीर है ये आपस में एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में हम आते हैं। दैट्स वाई हमारा जो रिप्रोडक्शन रेट है एज कम्पेयर टू द अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म, ये हमारा काफी स्लो है और काफी धीमा है। ठीक है। दूसरा पूछ लिया जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑर्गेनिज्म के दो प्रकार होते हैं, एक तो आपका विवापोरस हो गया, दूसरा हो गया ओविपोरस। विवापोरस बोले तो वैसे मतलब वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि डायरेक्ट, मतलब यंग वंस, मतलब डायरेक्ट वो अपने जैसा ही प्रोड्यूस करते हैं बेबी के रूप में। लेकिन ओविपोरस में क्या होता है कि ये जो डायरेक्ट वो यंग वंस प्रोड्यूस नहीं करते, यानी डायरेक्ट वो हमारे जैसा हमारा एक छोटा वर्जन वो प्रोड्यूस नहीं करते, वो अंडा प्रोड्यूस करते हैं पहले। ठीक है। आप इसको याद रख सकते हो, चूंकि ओ में ओ ये है, इसको ओ से आप याद रख सकते हो अंडा, या फिर एग लेंग एनिमल्स। मतलब वैसे जो भी जानवर, जो भी मतलब जीव अंडे के जरिए, मतलब उस निषेचन क्रिया के जरिए अपने ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करती है, दे आर इन ओविपोरस। ठीक है। और इसका जो एग्जांपल आपको बर्ड्स देखने को मिल जाएगा, ठीक है, मछलियां हो जाएंगी, स्नेक्स हो जाएगा। इसमें जो हमारे तरह जो यूटेरस होता है, ठीक है, ओवरीज होता है, इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, यूटेरस ओवरीज क्या होता है। बेसिकली बस इतना जान लीजिए, इज ए काइंड ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, जिसके बारे में हमने अभी कुछ देर पहले ही चर्चा करा। ठीक है, तो ये सब चीज क्या होता है, ओविपोरस में नहीं पाए जाते हैं। ठीक। एक क्वेश्चन जो अक्सर ये पूछ लिया जाता है, ठीक है, ये एसएससी में या फिर रेलवे में, आरआरबी में, कि इसमें सवाल ऐसे पूछता है कि मेटाफॉर्मोसिस का तीसरा स्टेज कौन सा है। ठीक है, उसका पहला स्टेज कौन सा है, वो कितने टोटल स्टेज में होता है, उसका लाइफ साइकिल क्या है। तो बेसिकली जो मेटामॉर्फोसिस है, ठीक है, जो बटरफ्लाई में, तितलियों में होता है, ये इसको आप याद रख सकते हो एल्पा। ठीक है, एल्पा से। ई फोर हो गया एग, एल फोर हो गया लावा लार्वा, पी फोर हो गया प्यूपा एंड ए फोर हो गया एडल्ट। एडल्ट उसका सबसे लास्ट स्टेज है, मतलब उसके बाद ही वो पूरी तरह से तितली शेप में आती है, उड़ती है, बाहर निकलती है, हमें मोह करती है। ठीक है, मोहती है। और एग उसका वेरी फर्स्ट स्टेज है, और इसका जो लाइफ साइकिल कितना होता है, मात्र 8 से 10 दिनों का। ठीक है। अब आ जाइए, किसी भी चीज को जब हम पढ़ते हैं तो उसके प्रकार को पढ़ना तो हम कभी नहीं भूलते। ठीक है, चाहे हमने स्केलेटल सिस्टम में देखा हो या फिर हमने ग्रंथियों के बारे देखा हो, ठीक उसी प्रकार से रिप्रोडक्शन भी होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन भी दो प्रकार के होते हैं, एक आपका हो गया एसेक्सुअल, एक हो गया आपका सेक्सुअल। एसेक्सुअल, इसका बोले तो इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अलैंगिक। ठीक है। और जैसे अलैंगिक, वहीं ये सेक्सुअल का मतलब हो गया आपका लैंगिक। ठीक है, अब इसके नाम में ही देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना, या तो आपको उसके इंग्लिश वर्ड से आपको उसका मीनिंग पता चल जाएगा, या तो आप जब उसके हिंदी वर्ड को जानिएगा तो भी पता चल जाएगा। अब यहाँ पे हो सकता है कि ए सेक्सुअल मतलब ए जिसमें भी जुड़ दिया, यानी उसमें सेक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है। अब सेक्स का मतलब क्या होता है, सेक्स का मतलब जब होता है कि जब नर और मादा आपस में निषेचित करते हैं किसी भी प्रक्रिया से। ठीक है। बेसिकली उसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओर बढ़ेंगे। फिलहाल बस इतना जान लीजिए, इसमें किसी भी प्रकार का सेक्सुअल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, इसमें बेसिकली एक ही गैमेट और सिंगल पेरेंट ही काफी होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए।
सिंगल पेरेंट, ठीक है। और इसमें कोई भी मेयोसिस का भी फॉर्मेशन नहीं होता। अलैंगिक मतलब जाहिर सी बात है इसमें किसी प्रकार का लिंग मतलब हमारा किसी प्रकार का अंग का इसमें मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पा रहा है। वहीं जो सेक्सुअल होता है ये बेसिकली इसमें क्या होता है कि प्रॉपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं और वो पार्टिसिपेट करते हैं, तब जाके ये सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, ठीक है। मेल का अलग होगा, फीमेल का अलग होगा, ठीक। और इसमें प्रॉपर गैमेट फॉर्मेशन भी होता है जो कि आपको एसेक्सुअल में नहीं होता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है आपको एसेक्सुअल और सेक्सुअल में, ठीक है। मेल गैमेट्स मेल गैमेट्स को बोलते हैं स्पर्म और फीमेल गैमेट को बोलते हैं ओव्यूम। ये यहाँ से भी आपको सवाल पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट, ठीक। वहीं स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जब भी हम पुरुष प्रजनन तंत्र को पढ़ते हैं तो उसे कहते हैं एंड्रोलॉजी। वहीं जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे, ठीक है, मादा या महिला प्रजनन तंत्र को पढ़ते हैं तो उनको गायनिकोलॉजी बोलते हैं। इसलिए आपने सुना होगा कि वो अ, उस डॉक्टर को वो गायनेक है, ठीक है, वह गायनेकोलॉजिस्ट। गायनेकोलॉजिस्ट का मतलब क्या है कि वो महिला संबंधित तंत्र को प्रजनन तंत्र को देखती है। वो एंड्रोलॉजिस्ट है, बोले तो पुरुष प्रजनन तंत्र को देखता है, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल याद रखना है एल्गे के रूप में। एल्गे एक ऐसा जीव है, जनरली हम क्या है, हम मनुष्य क्या है, हम या हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, हम एसेक्सुअली नहीं कर सकते हैं। और जो एसेक्सुअली कर रहे होंगे वो सेक्सुअली नहीं कर सकते, बट एल्गे यहाँ पे एक प्रकार का एक्सेप्शन है, ठीक है। ये एक ऐसा जीव है, ये डायरेक्ट आपको सवाल पूछा भी क्या है कि नेम द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन प्रोड्यूस सेक्सुअली, वो सेक्सुअली भी प्रोड्यूस करता हो और एसेक्सुअली भी, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एल्गे, ठीक है। उसके अलावा ऑर्गेनिज्म को हमने दो भाग में बांटा था, दैट इज ओविपोरस जहाँ पे ओ फॉर अंडा हो गया जो अंडे देते हो, दूसरा होगा विपोरस जो कि डायरेक्ट बर्थ देते हो, अपने ही जैसे एक जीव को जन्म देते हैं। लेकिन दूसरा होता है, एक होता है यूनिसेक्सुअल, ठीक है। और मतलब ये पार्टिसिपेट हम लोग करते हैं। देखिए कई बार क्या होता है ना, जो क्लासिफिकेशन अलग अलग तरह के होते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे बेस जो होता है वो अलग हो जाता है। हमने जो आपको बताया ओविपोरस, ठीक है, या विवापोरस, ये बताया प्रजनन क्रिया के आधार पर, मतलब किस प्रकार से वो रिप्रोड्यूस कर पा रही है, ठीक है। ओविपोरस मतलब अंडे के जरिए कर रही है, विवापोरस मतलब वो डायरेक्ट बर्थ दे रही है, डायरेक्ट वो जन्म दे रही है, ठीक है। अब हो जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन, तो एक हो गया यूनिसेक्सुअल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक जीव में आपको या तो मेल सेक्स ऑर्गन होगा या तो फीमेल होगा, ठीक है। जैसे हम मनुष्य यूनिसेक्सुअल के अंदर आते हैं, यदि हम यदि मैं पुरुष हूं तो मेरे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, ठीक है, मेरे पास फीमेल वाला नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन वही जो बाइसेक्सुअल जो होते हैं, जिसका एक नाम होता है दैट इज हर्माफ्रोडाइट, ठीक है, हर्माफ्रोडाइट। इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन आपको एक ही बॉडी में देखने को मिलेंगे, एक ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, ठीक है। और इसका सबसे जो उत्तम उदाहरण है, एक अर्थवर्म हो गया, टैपवर्म भी इसका एक उदाहरण हो जाएगा, ठीक है, लाइक दैट। अब आ जाइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये पूरा जो चैप्टर है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करता है, तो हम लोग यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने आपको बता दिया कि इसमें प्रॉपर गैमेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इसमें मतलब मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है, तब जाकर यहाँ पर रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। और यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इससे जो स्पीसीज में वेरिएशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि जैसे कीड़े मकोड़े आप देखते होंगे, ठीक है, तो मान लीजिए आप उसमें बस इतना अंतर कर पाते हो कि एक छोटा है दूसरा बड़ा है, ठीक है, बहुत ज्यादा से ज्यादा दूसरा डिफ्रेंशिएट कर पाते हो। पहला तो आप साइज, जस्ट अ सेकेंड, पहला तो या तो आप साइज वेरियस देख पाते हो, दूसरा बहुत ज्यादा कलर, ठीक है। बाकी ऐसा तो नहीं है कि उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है,
ठीक है, उनका फ्रंट लुक ऐसा है, वैसा नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें वेरिएशन नहीं है। लेकिन सेक्सुअली वाले में क्या है, देखोगे आप, यहाँ पर कोई वेरिएशन आपको बहुत देखने को मिलेगा। ठीक है, कलर और साइज तो बहुत छोटी बात हो गई, आपको बॉडी के हर अंग में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। इवन एक ही पेरेंट्स जब अलग अलग बच्चे भी प्रोड्यूस करते हैं तो उनके दोनों बच्चे भी अलग अलग दिखेगा, किसी का कलर दूसरा होगा, किसी का काठी दूसरा होगा, किसी के हाथ लंबे होंगे। ठीक है, मतलब वेरि जो भी बॉडी पार्ट दिख रहा है हर चीज में आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वेरिएशन एट द पीक होता है आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम में। ठीक है, और इसमें बेसिकली क्या होता है, जो फ्यूजन होता है टू गैमेट्स, फ्यूजन मतलब होता है कि मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलते हैं, उसके बाद वो गैमेट का निर्माण करते हैं। ठीक है, फिर वहां से वो जाइगोट बनते हैं, जिसको कि हम लोग डायप्लॉइड जाइगोट भी बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज जो फॉर्मेशन होता है इसमें, जो म्योसिस। ठीक है, म्योसिस के कारण ही इसमें गैमेट फॉर्म होता है। अब म्योसिस में क्या होता है, बेसिकली जो हमारे शरीर के अंदर जो क्रोमोजोम है, ठीक है, वो क्या होता है, इसमें सीधा हाफ हो जाता है। तो ये भी सवाल पूछा गया है कि म्योसिस में क्या होता है, तो म्योसिस में बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो क्रोमोजोम होता है वो हाफ हो जाता है। ठीक है, ये हर्माफ्रोडाइट ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब हमने ये बताया था कि हायर एनिमल के पास प्रॉपरली एक सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक है, जिसको कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। प्राइमरी मतलब हो गया कि मुख्य प्रजनन अंग। ठीक है, मुख्य अंग। और इसके लिए एक टर्म यूज होता है हम लोग रिप्रोडक्शन सिस्टम में, दैट इज कॉल्ड गोनाड्स। मेल गोनाड्स का मतलब हो गया कि मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। हम यदि फीमेल गोनाड के बारे में बात कर रहे हैं तो फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब चूंकि इतना लंबा बोलने से बेहतर है कि उसके लिए एक शॉर्ट वर्ड यूज किया जाए, दैट इज फीमेल गोनाड्स एंड मेल गोनाड्स। ठीक है, अब मेल गोनाड्स क्या होता है, यानी तो मेल गोनाड होता है हमारा टेस्टिस। ठीक है, और फीमेल गोनाड होता है ओवरी। और गोनाड्स का मतलब क्या हो रहा है, हम बात कर रहे हैं ऑर्गेन। और ये टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म प्रोड्यूस करता है, जिसको कि हम लोग शुक्राणु बोलते हैं। और ओवरी क्या प्रोड्यूस करता है, ये एक प्रोड्यूस करता है जिसे हम लोग अंडाणु बोलते हैं। ठीक है, और दोनों ही का जो फॉर्मेशन होता है ये म्योसिस के द्वारा होता है। और एक चीज यहाँ पर निकल कर आता है कि ये जो मेल का जो टेस्टिस है, ठीक है, टेस्टिस मैं बोलूं, इसका मतलब भी समझ जाना है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल, या सिर्फ टेस्टिस बोलूं तो भी आपको समझ आना है, डेट इज मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब मुख्य, सबसे इंपॉर्टेंट। तो इसमें जो टेस्टिस जो फॉर्म करता है स्पर्म, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, यानी फॉर्मेशन, ये पूछ लिया जाता है कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड व्हाट, तो स्पर्मेटोसाइटिस बोलते हैं। ठीक है, दूसरा, यहाँ पर वही चीज जब हम लोग फीमेल के संदर्भ में बात करते हैं, तो मादा के संदर्भ में, तो उसको हम लोग बोलते हैं, एक फॉर्मेशन को बोलते हैं oocytes बोलते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोसाइट्स एंड oocytes। ठीक है, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं स्पर्मेटोसाइस, स्पर्मेटोसाइसिस, इसको बोलते हैं oogenesis। अब फर्टिलाइजेशन की बात करें तो दो प्रकार का होता है फर्टिलाइजेशन, मतलब जो भी हायर ऑर्गेनिज्म होता है, यानी जो भी मतलब ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें बेसिकली एक तो हो गया एक्सटर्नल। ठीक है, दूसरा हो गया इंटरनल। एक्सटर्नल का एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, फिश हो गया, एम्फीबियंस हो गया। ठीक है, इंटरनल का हो गया टेरेस्ट्रियल एनिमल, जो भी धरती पर रह रहे जीव जंतु हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। और सेल्स की बात करें तो सेल्स आपको दो प्रकार के मिलेंगे, एक सोमेटिक हो गया और दूसरा हो गया जर्म सेल। सोमेटिक सेल्स का मतलब यही होता है कि वो हमारे बॉडी के संपूर्ण डेवलपमेंट के लिए, स्पेशली फिजिकल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देखिएगा समय के अनुसार आप बड़े होते हो, आपके हाथ पैर बड़े होते हैं, लंबे होते हैं। ठीक है, चेहरा आपका बड़ा हो जाता है। ये क्यों हो पाता है,
बेसिकली सेल डिवीजन, और इसी से क्या होता है, बॉडी का ग्रोथ करता है। लेकिन वही जो जर्म सेल होता है, ये बेसिकली क्या होता है, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होता है। ये बेसिकली आप रिप्रोडक्शन के दौरान इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और स्पेशली ये जब भ्रूण जब बन रहा होता है, ठीक है, तो उस समय इसका प्रोडक्शन होता है। और इसकी संख्या जैसे 23N आपका मेल से हो गया, 23N फीमेल, यानी टोटल इसमें 46 क्रोमोजोम इसमें होते हैं। जैसे टाइप्स ऑफ सेक्सुअल, हमने तो ये देखा सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, उसमें हमने देखा ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अब सेक्सुअल के भी टाइप की बात करें तो ये दो तरीके से इसको हम लोग बांटते हैं, एक आपका एनिमल के संदर्भ में, दूसरा प्लांट के संदर्भ में। अब प्लांट वाला जो हमने आपको बताया कि जब हम प्लांट के बारे सिलसिलेवार तरीके से जब हम लोग चर्चा करेंगे, तब उसमें हम लोग प्लांट के पौधे के हर पक्ष और पहलू को देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बस इतना ही जान लीजिए। दूसरी बात, यहाँ पर हम लोग सिर्फ एनिमल की बात करेंगे, ह्यूमंस की बात करेंगे, ठीक है। तो एनिमल में बेसिकली क्या होता है, मेल गैमेट। हमने आपको क्या बताया, मेल गैमेट किसको कहते हैं, मेल गैमेट हम लोग बोलते हैं स्पर्म को, ठीक। और इसका प्रोडक्शन कौन करता है, टेस्टिस करता है। इस प्रक्रिया को क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। It is not spermatocyte, it's spermatogenesis. Spermatogenesis, genesis, spermatogenesis। जिस भी चीज में जेनेसिस जुड़ जाए ना, उसका मतलब ही होता है कि फॉर्मेशन, ठीक है। ऊजेनेसिस, इसका मतलब क्या हो गया, फॉर्मेशन, यानी कुछ तो वहां पर बन रहा है, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर आ जाइए एनिमल वाले संदर्भ में, फीमेल गैमेट ओव्यूम कहते हैं, और वो किसके द्वारा फॉर्म होता है, ओवा। ओवा क्या है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, किसका, फीमेल का। यानी इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग फीमेल गोनाड भी बोल सकते हैं, ठीक है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एक बनता है जायगोट, ठीक है। फिर वो डेवलप होता है इम्ब्रायो के रूप में, और फिर वो अंततः डेवलप हो जाता है बेबी के रूप में, जिसके बाद वो उसकी डिलीवरी होती है, उसे हम देख पाते हैं, ठीक है। और एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये जो जाइगोट जो होता है ना, इसको इम्प्लांट किया जाता है यूटेरस में ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन या ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ठीक है। जब भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन होगा तो यूटेरस एक जो भाग है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसमें इसको इम्प्लांट किया जाता है, ठीक है। वहीं पर जाकर ये जाइगोट का निर्माण होता है, फिर वहीं से फिर ये आगे जाता है, फिर वहीं पर ये एम्ब्रायो बनता है, और फिर वहीं पर ये बेबी का रूप लेता है, ठीक है। इस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो आज हम लोग यहाँ थोड़ा मेल को देख लेते हैं, और अगले क्लास में हम लोग फीमेल एंड रेस्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर आउट करेंगे, ठीक है। तो देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पहले बात तो यहाँ से सवाल कैसे बनेंगे। पहला सवाल तो ये बनेगा, आप कोई भी सिस्टम पढ़ रहे हो तो उसके पार्ट्स को लेकर आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर और एक चीज बनेगा कि पाथवे, ये जो रिप्रोडक्शन के दौरान यदि कोई खास पाथवे, मतलब इसी क्रोनोलॉजी में चीजें होंगी तब जाकर रिप्रोडक्शन होगा, तो उसको भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पार्ट्स को कैसे याद रखोगे, इसमें आप याद रख सकते हो एक ट्रिक। यहाँ पे मैंने 7 अप, ये आपने भी देखा होगा, 7 अप। एस से हो जाएगा आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। और ये बोलिए या टेस्टिस बोलिए, बात एक ही है। दूसरा हो गया E4, हो गया एफ एपिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, ठीक है। एपिडिडाइमिस, ये आपका हो गया। वी से हो गया वास डिफरेंस,
ई से हो गया इजेकुलेटरी डक्ट, यू से हो गया यूरेथ्रा, और पी से हो गया हमारा अंत में पेनिस। ठीक है। अब हर एक जो पार्ट है इसके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, उन फैक्ट्स को देखते हैं जो अक्सर पूछ ली जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, मेल जो होता है, जो पुरुष जो होता है, जो किशोरावस्था से भी पहले, मेल प्यूबर्टी कब पहुंचता है? प्यूबर्टी में पहुंचता है 13 से 14 सालों में। अब प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है? प्यूबर्टी का मतलब यही होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, कि अब उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है अब वो मेच्योर हो चुके हैं, या फिर होने की प्रक्रिया में। फुली मेच्योर तो नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ होने की प्रक्रिया में है, जहां से वो अब रिप्रोड्यूक्शन की ओर मतलब मूव कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन में अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वो बेसिकली अब कोई भी लिविंग मतलब बींग, या फिर हम लोग चूंकि मेल के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी अब वो मेल, अब वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो रहा है। ठीक है, इन द प्रोसेस। इसमें जो पहला जो पार्ट हमने वो तो को बताया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मतलब ये जो हमने पाथ बताया ना, ये पाथवे ऑफ स्पर्म बताया। ठीक है, स्पर्म हमारे बॉडी में बनने से लेकर हमारे बॉडी से बाहर कैसे निकलता है, उसका ये पाथवे है, और ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए इसको तटस्थ रखिएगा। ठीक है, इसमें जो पहला जो ऑर्गन है हमने बताया टेस्टिस। हमने इसके बारे में ये भी बताया था कि इसको मेल गोनाड्स भी बोलते हैं, और गोनाड्स का मतलब होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, यानी जो मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है किसे बोलते हैं? टेस्टिस को बोलते हैं। और इसी में आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। ठीक है, जहां पर आपका स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, स्पर्म का प्रोडक्शन ओवरऑल देखा जाए तो टेस्टिस में होता है, लेकिन टेस्टिस के भी किस भाग में होता है? टेस्टिस के अंदर भी एक पार्टिकुलर जगह है, दैट इज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और इसको हम लोग प्री मेच्योर स्पर्म बोलते हैं। ठीक है, अपरिपक्व शुक्राणु। ठीक है, यानी उतना ये प्रॉपर ये मेच्योर नहीं हो पाता है, मतलब इसका मतलब यही समझिए कि ये इतना वो काम नहीं कर पाएगा जो मेच्योर स्पर्म करता है, मतलब स्पर्म का जो मेन काम होता है। ठीक है, दूसरा इसका लोकेशन कहाँ होता है? हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, और ये एक सैक यानी झोले नुमा स्ट्रक्चर में ये होता है। ठीक है, मतलब झोला टाइप का आपने। ठीक है, वहां पे के दोनों जो थाइस के बीच में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है, मेल के पास कितने नंबर ऑफ टेस्टिस होते हैं? 2 टेस्टिस होते हैं। ठीक है, जहां पर स्पर्म बनता है, और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है ये कहाँ पर आपका लोकेटेड होता है? स्पर्म में। दूसरा एक सवाल यहाँ पर ये भी बनता है कि जो मेल का जो स्पर्म जो होता है ना, ये थ्रू आउट द लाइफ बनता है। मतलब ठीक है, हम हो सकता है कि उसकी क्वालिटी में कुछ कमी आ जाए, लेकिन वो जो मतलब मेल का जो स्पर्म है, शुक्राणु है, जिसको हम लोग शुक्राणु बोलते हैं हिंदी में, वो ताउम्र बनता है जब तक वो जीवित होता है। ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द क्वालिटी मैटर्स। ठीक है, जब तक वो मेल के अंदर है तब तक वो 30 दिनों तक एक्टिव रहेगा। ठीक है, आपका परितैक स्पर्म। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलेगा, यानी कि स्पेशली वो फीमेल बॉडी में जाएगा, तो वो सिर्फ 72 घंटे तक के लिए ही वो एक्टिव रह पाता है। ठीक है, और इसी टेस्टिस में अंदर में कंपार्टमेंट्स भी बोल पाए जाते हैं, जिसको कि टेस्टिकुलर तो मतलब टोब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारा जो पूरा एक जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये मेल का, टेस्टिस द वेरी फर्स्ट ऑर्गन जहां से आपका मेल का जो रिप्रोडक्शन शुरू होता है, देखा जाए तो यहीं पर आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ से ये वास डिफरेंस के जरिए, ये सेमिनल वेसिकल्स के जरिए, ये आपके यूरेथ्रा होते हुए आपके पेनिस के द्वारा ये सब चीज एक्सक्रीट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए क्या पार्ट है। एक तो वास डिफरेंस हो गया, वास डिफरेंस को हम लोग शुक्राणुवाहिनी भी बोलते हैं। शुक्राणु नली बोलिए या वह,
वही नहीं, इसका मतलब जो शुक्राणु को कैरी कर रहा हो, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। दूसरा हो गया यूरिनरी ब्लैडर। फिर यहाँ पे देखिए सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, और ये है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है कि हमारा जो स्पर्म होता है ना, ठीक है, स्पर्म तो मान लीजिए अभी अभी बना ही है। अब चूंकि अभी हमने आपको बताया कि शुरू में बनेगा तो प्रीमेच्योर रहेगा, तो उसको एक तरह से मेच्योरिटी बोलिए, या फिर एक तरह से इसको मोटिलिटी। मोटिलिटी मतलब हो गया, उसको मोशन प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है। और एक होता है कॉपर्स ग्लैंड। इनकी संख्या कितनी होती है? दो होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड की संख्या होती है वन। ये क्या करता है कि म्यूकस और एल्कलाइन फ्लूइड को यूरेथ्रा में ये पास आउट करता है। ठीक है, यूरेथ्रा क्या है? ये मेल में एक कॉमन पैसेज ऑफ ओपनिंग है। कॉमन मतलब जो म्यूचुअल हो, किसके किसके लिए? एक यूरिन के लिए और दूसरा स्पर्म के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि स्पर्म के लिए एक अलग सा पाइप हमारे शरीर में है या यूरिन के लिए अलग सा पाइप है। ठीक, और ये जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसका लोकेशन कहाँ होता है? ये बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और ये हमारा हो गया यूरिन निकलने का जगह। ये इसको बोलिए, फिर पेनिस बोलिए या कुछ भी बोलिए। सीमेन का कई बार कंपोनेंट पूछा जाता है कि सीमेन किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। इसको याद रखिएगा, SCF, सुक्रोज, साइट्रिक एसिड, जो कि इसमें क्या करता है? स्पर्म को मोटाइलिटी बनाता है। मोटाई प्रोडक्शन, मोटाई मतलब मोटिलिटी प्रदान करता है, यानी मूवमेंट। और F पर हो जाएगा फ्रक्टोज। नेक्स्ट पार्ट इज स्क्रोटम। स्क्रोटम बेसिकली हमने आपको क्या बताया है? थैलानुमा एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे दोनों थाइज के बीच में होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? टेस्टिस होता है। टेस्टिस तो होता है अंदर में, लेकिन जो बाहरी वाले जो पूरे झोले नुमा स्ट्रक्चर को ही हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। ये थर्मो रेगुलेटर का काम करता है। थर्मो मतलब हो गया टेम्परेचर, अब यानी ताप नियंत्रण, हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित रहे, उसका ये इंपॉर्टेंट करता है। और इस कैसे करता है? हमारे बॉडी का जितना भी टेम्परेचर है, ठीक है, मान लीजिए 37 से 38 से 40 से, तो बॉडी के टेम्परेचर से हमेशा स्क्रॉटम का टेम्परेचर 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखने में ये मददगार होता है। ठीक है, ये बेसिकली, और ये कैसे कर पाता है? विंटर में श्रिंक करके इसको गर्मी प्रदान करता है, गर्मी में ये फैल जाता है, रिलैक्स हो जाता है, उसे ठंडक प्रदान करता है। इन दिस वे ये सीजनल वाइज इस तरह के कार्य करता है। दूसरा आ गया वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस जो हमने बोल रहा है शुक्रवाहिनी। ठीक है, ये बेसिकली स्पर्म कैरिंग डक्ट है, और इसकी जो लंबाई होती है 40 सेंटीमीटर होती है। ये बेसिकली स्पर्म को सेमिनल वेसिकल्स तक ले जाता है। मान लीजिए यहाँ पर स्पर्म बना, ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे ये जो पाइप जो निकली है, इसी को ना हम लोग करते हैं वास्ट डिफरेंस। और ये कहाँ तक ले जाएगी? ये बेसिकली ले जाएगी सेमिनल वेसिकल्स तक लेके जाती है। किसको? स्पर्म को। ठीक है, और यही वो चीज है जो कि वासेक्टोमी के दौरान कट कर दी जाती है, यानी नसबंदी के दौरान इसे ही कट किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट दैट इज इजेक्टरी डक्ट्स। ये इजेक्टरी डक्ट्स का काम बस इतना ही है कि हमारे बॉडी में बने स्पर्म को बाहर निकलने का रास्ता प्रदान करना। और जब भी हमारे बॉडी से ये स्पर्म निकलता है, ठीक है, तो कितना उसकी क्वांटिटी होती है? डेट इज वो जो लिक्विड नुमा तरल पदार्थ जो निकलता है, वो 2.5 से 3.5 ml होता है। सोचिए कितना कम होता है, लेकिन उसमें स्पर्म की संख्या कितनी होती है? 20 से 40 करोड़। ठीक है, लेकिन इतने सारे करोड़ स्पर्म होने के बावजूद इतने सारे स्पर्म की आवश्यकता नहीं होती रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि रिप्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्म ही काफी होता है, जो कि जायगोट बनाता है किसके साथ? फीमेल गैमेट्स के साथ। ठीक है, नेक्स्ट वन पार्ट इज दैट इज पेनिस।
पेनिस बेसिकली क्या है, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे जो निचला हिस्सा में से एक है, ठीक है। और ये बेसिकली एक मतलब एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है। इसमें आपको बोन्स नहीं देखने को मिलेंगे, नो बोन्स, ठीक है। और ये किस टिश्यू का बना होता है, इरेक्टाइल टिश्यू का। वहीं इसके ऊपर एक कवर होता है, इसके ऊपर, पेनिस के ऊपर, ठीक है। और उसको हम लोग बोलते हैं फोर स्किन। और यही वो चीज है कि पेनिस है, जो कि किसी भी सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान यही एक्साइट होता है, ठीक है। यानी उसमें क्या होगा, उसमें एक जो ब्लड सप्लाई जब बढ़ जाने के कारण उसके साइज में वृद्धि हो जाएगी, उसमें कड़कपन आ जाता है, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है कि हमारे मेल में यूरिन और स्पर्म का एक ही ओपनिंग होता है, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में एक टर्म यूज होता है, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब ही यही है कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन होना या फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे। यानी मेल गैमेट यानी बोले तो क्या, स्पर्म का फॉर्मेशन होना, और उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। इन द सेम वे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होना, गैमेट का मतलब यदि सिर्फ कहा जाए तो उसमें आज दोनों आ जाएंगे, लेकिन यदि मेंशन हो जाएगा तो उसके हिसाब से हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो फीमेल गैमेट्स, इसमें ओवा रिलीज होगा, इसको कहेंगे oogenesis बोलेंगे, ठीक है। और जहां तक बड़े सेल डिवीजन की बात करें तो ये देखिए, दो प्रकार के सेल डिवीजन है। एक आपका मिटोसिस है और दूसरा आपका म्योसिस है। मिटोसिस में क्या होता है, इसमें जो सेल डिवीजन होता है कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, ठीक है। मान लीजिए 2n है, डाइप्लॉइड जाइगोट है। ये दो भाग में बंटता है, 2n, ठीक है। उसके बाद ये 2n है तो ये एन में बढ़ जाता है और इधर भी एन में बढ़ता है। लेकिन लेकिन ध्यान रखिएगा, इन चारों के बनने के बावजूद सिर्फ यही एक ओभा जो होता ही है, मतलब क्या होता है, ये आपका रिप्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यानी गैमेट बनने के लिए, या फिर बोले गैमेट प्लस गैमेट इक्वल टू जायगोट बनने के लिए। वहीं जो म्योसिस होता है, इसमें क्या होता है कि इसका जो विखंडन होता है एन प्लस एन के रूप में होता है, ठीक है। जब भी वो सिंगल एन हो तो डेट इज कॉल्ड हैप्लॉइड, वहीं डुअल एन हो डेट इज कॉल्ड डाइप्लॉइड, ठीक है। और एन फिर एन एन में टूटता है, यहाँ पर भी एन एन टूटता है। कुल मिलाकर इसमें 4 आउटर सेल्स का निर्माण होता है, किसमें, म्योसिस में। तो आज का ये चैप्टर हमारा यहीं पर हम लोग इसको विराम देते हैं, और अगले वीडियो क्लास में हम लोग इसके अगले शेष भाग को हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो राइट नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। तब तक आप सभी स्वस्थ, मस्त और सकारात्मक कार्यों में व्यस्त रहें। और हाँ, एक ऐसे समाज का निर्माण करते रहें जहाँ पर बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सहज और सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद, वंदे मातरम।